Hello everyone, please like, share and subscribe my channel. If you don't subscribe my channel, then go on my channel Himani Parekh and click the red subscribe and also click the bell icons because वो आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो के मिलते रहेंगे. सो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस भी कीजिए, वीडियो भी वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. प्लीज़ शेयर मोर देन एंड सब्सक्राइबर इंक्रीज कीजिए जस्ट बिकॉज मुझे पता तो चले कि मेरे वीडियोस कितने सही लग रहे हैं. सो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. What is the mean of ETS and where they operate the cycles? Today we're discussing about in the whole detail. So let's start. Don't waste time. So let's go. Let's start. ETS. So electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, ये इसका बोल सकते हैं. वैसे इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS फुल फॉर्म. ETS साइकिल की बात करते हैं. इन यूकैरियोट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन ऑक्यूर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यूकैरियोट्स में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है, इन यूकैरियोट्स जो होती है ये साइकिल इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होती है. और इन प्रोकैरियोट्स कंडीशन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन आर लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम मिसोसोम्स भी बोल सकते हैं. तो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में और यूकैरियोट्स में इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. द प्रोसेस रीऑक्सीडाइज द NADH एंड FADH, ठीक है. इसमें NADH एंड FADH जिसका रीऑक्सीडाइज होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं. सिट्रिक एसिड साइकिल आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म. वहां से NADH और FADH आते हैं जिनका इन यूकैरियोट्स में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल, उसमें ये ETS साइकिल ऑपरेट होती है. साइकिल में बात करते हैं एक रिडॉक्स पोटेंशियल होता है. द ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन द कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन वी लूजेस द इलेक्ट्रॉन, इन द कंडीशन ऑफ रिडक्शन we gain the electrons, so depends upon that. Since electrons are not created or destroyed in the chemical reactions, if one molecule is oxidized and another must be reduced, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा. एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा. तो जो ट्रांसफर करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस्ड होगा. इस रिएक्शंस की बात करें द ऑक्सीडेशन रिडक्स, इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्स पोटेंशियल बोलते हैं. रिडॉक्स पोटेंशियल की बात करूं द ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं. सिंस द इलेक्ट्रॉन आर नॉट क्रिएटेड, ये बोला था एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो गया, ठीक है. नीचे आता है द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल इज मेजर. A positive redox potential means higher affinity for electron does hydrogen, so would accept electrons from hydrogens. A substance have a negative redox potential has a lower affinity for electrons. Positive redox potential में उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एफिनिटी जिसमें हायर होगी वो पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल में आएगा, और जो लूज करेगा वो नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल में आएगा. NADH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और H2O जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. तो NADH से ये H2O तक साइकिल जाएगी तो एक नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल से पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ ये साइकिल ऐसे ऑपरेट होगी. तो NADH शोइंग द नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल एंड H2O शोइंग द पॉजिटिव. NADH is strong reducing agent, so negative redox potential. Oxygen is a strong oxidizing agent, so पॉजिटिव. व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजन में अलग फर्क होता है. ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन द कंडीशंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग वो एजेंट होता है जो कि दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं और खुद का रिडक्शन करवाते हैं. बट इन द केसेस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट उस कंडीशन में वो खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे और सामने वाले का रिडक्शन करेंगे. तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग में फर्क होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क होता है. ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट इन द कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स खुद का ऑक्सीडेशन सामने वाले का रिडक्शन, और ऑक्सीडाइजेशन कंडीशन में दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन. दिस द आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आगे बात करते हैं. तो ये जो द मेन पार्ट ऑफ
The main part of the electron transport chain consists the 3 large protein complex. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे तो इसमें 3 लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे कि आपको शो हो रहा है डायग्राम में, NADH डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये 3 मेज लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे और 2 स्मॉल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C। यूवी क्विनॉन, इसको यूवी क्विनॉन और साइटोक्रोम C जो होंगे, जो कि इसमें स्मॉल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे। अब हम साइकिल का अच्छे से डिस्कशन करते हैं। हियर इज द टोटल ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट से पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है इसे NADH डिहाइड्रोजिनेज इज अ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसमें ये जो NADH है और ये जो हाइड्रोजन FADH2 है वो आए अपने ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल से। NADH2 से NAD में कन्वर्ट होगा, 2 हाइड्रोजन या 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग देगा, जो कि FMNS2 में बदल जाएंगे। FMNS2 उसको FMN में कन्वर्ट होगा तो वो H2 मॉलिक्यूल्स वो Fe को दे देगा, जिसकी वजह से Fe+2 से +3 में +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और फिर Fe+2 से ये बाद में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा यूवी क्विनॉन को दे देगा और ये खुद वापस Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक फर्दर प्रोसेस होता है FADH2 से भी हाइड्रोजन आयन आता है, तो FADH2 FAD में कन्वर्ट होता है। सेम प्रोसीजर है, Fe+2 से Fe+3 से +2 में कन्वर्ट होता है और +2 से जब +3 में होता है तो वो भी अपने हाइड्रोजन आयन यूवी क्विनॉन को देता है। तो NADH से भी आ सकते हैं और FADH से भी आ सकते हैं। ये 2 पाथवे होते हैं जिनसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यूवी क्विनॉन में आते हैं। बात कर रहे हैं यूवी क्विनॉन और साइटोक्रोम C की। तो यूवी क्विनॉन इनर मेम्ब्रेन्स में होता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और फैट सोल्यूबल कंपोनेंट है। बट बात करते हैं साइटोक्रोम C की, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर है और वो पेरिफेरल सेल्स के पेरिफेरल्स पे प्रेजेंट होता है और वाटर सोल्यूबल्स है। तो साइटोक्रोम C इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जबकि यूवी क्विनॉन जो होता है इनर मेम्ब्रेन्स में होता है, इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ग्रेन करता है। यूवी क्विनॉन की बात करते हैं तो यूवी क्विनॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन यूवी क्विनॉन में आएंगे और यूवी क्विनॉन से आगे वो जाएंगे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में। पहले ये टोटल साइकिल स्टडीज करवा देते हैं, बाद में इस कॉम्प्लेक्स को ये इनहिबिटर्स क्या ऐसे इफेक्ट करते हैं वो भी बढ़ेंगे। तो साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अब ये 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में गए, साइटोक्रोम B से भी वही +3 से +2 में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन Fe+3 में Fe+2 ने गेन किए, +2 से वो जब +3 में कन्वर्ट हुआ तो उसने साइटोक्रोम C1 को दे दिए। फिर साइटोक्रोम C से Fe+2 से ये Fe+3 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए साइटोक्रोम C को। अब आपको पता है कि साइटोक्रोम C आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स है। साइटोक्रोम C इज अ 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होगा कि पहले इसको 1 देगा, ये आगे ट्रांसफर करेगा, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। ये पेरिफेरल प्रोटीन हाइड्रोफिलिक है और वो यूवी क्विनॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल इनर मेम्ब्रेन की वजह से फैट सोल्यूबल है, तो हाइड्रोफोबिक कंडीशन है। उसके बाद बात करेंगे तो साइटोक्रोम NADH से यूवी क्विनॉन से साइटोक्रोम BC, फिर C में, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 आएंगे। तो यह वही कंडीशन है कि ये Fe+3 से +2 में कन्वर्ट होंगे, फिर +2 वापस +3 में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यही कंडीशन है। फिर 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे और ये जल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए H2O में कन्वर्ट हो गया और इसी प्रकार से ये पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल को शो किया, क्योंकि इसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हायर थी, बट इन द केसेस ऑफ NADH2 उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है। आई होप इस प्रकार से एक नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल से एक पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल के तरफ ये साइकिल ऑपरेट हुई। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हुआ, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड हुआ, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हुआ, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ हुआ। अब इनको क्या है, इन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब ऐसे होता है तो वो इनर मेम्ब्रेन से इनर माइटो स्पेस में जाता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और वापस जब वो F0 F1 एक F1 एटीपेज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके थ्रू अंदर आते हैं तो एटीपी सिंथेसिस होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इनहिबिट करने वाले एजेंट्स कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो साइट कंसिस्ट 30 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो फर्स्ट एन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज को जो इनिबिट करता है उसमें हम इनिबिटर होता है एमाइटल, रोटेनिन, पायरिसिडिन ए एंड सेकोनल। ये है एमाइटल, रोटेनिन, पायरिसिडिन ए और सेकोनल। ये जो इनहिबिटर होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है ARPS। एमाइटल, रोटेनिन, पायरिसिडिन ए और सेकोनल ए ये इनहिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। यूबिक्विनोन हो गया। उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के जो इनहिबिटर है उसका याद कर लो, BC है, AD नहीं है, इसलिए BC को AD इनहिबिट करता है, एंटीमाइसिन ए और डाइमेकार्पी। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड आता है, तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो आता है उसको साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड H2S और एजामाइड HN3 ये इसके इनहिबिटर होते हैं। तो साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S और एजामाइड। तो इस प्रकार से ये इनहिबिटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को कैसे इनहिबिट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और एक साइकिल कैसे ऑपरेट होती है। इसके अलावा कुछ और भी इनहिबिटर होते हैं जो कि साइकिल में इनहिबिशन करवाते हैं। F1 और F0 पार्टिकल और F1 के बारे में भी बताते हैं। हेलो, इलेक्ट्रॉन इनहिबिटर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, ये तो मैंने आपको पीछे बता दिए। अब बात करते हैं हम इनहिबिटर जो कि ATP सिंथेसिस को रोकते हैं। और अब ओलिगोमाइसिन, रूटामाइसिन, एट्राएसिटाइलेट एंड बॉन्क्रिकेट। ठीक है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के अनकपलर एजेंट होते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल एंड वेलिनोमाइसिन, ग्रामेसिडिन ए। तो इस प्रकार से ये तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन F0 से F1 में आएंगे ना, तो उनको क्या करेगा ATP सिंथेसिस में इनहिबिट करेंगे। और ये अनकपलर एजेंट होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, लेट्स सी। तो अनकपलर एजेंट में अगर थर्मोजेनाइन की बात करूं तो नो प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म or no ATP can be made by oxidative phosphorylation. Rather, the energy derived from electron transport is released as a heat. The production of heat uncoupling is called a non-shivering, is called a thermogenesis. तो ये बोल रहा है कि जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट होता है उसको इनर मेम्ब्रेन में वापस अंदर आने नहीं देता है, तो ATP सिंथेसिस नहीं हो जाता है, तो जितना भी वो एनर्जी होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रकार से वो थर्मोजेनेसिस की क्रिया हो जाती है। द टिश्यू रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर mitochondrial space which contain a protein called a thermogenine is an uncoupling protein. Thermogenine allows the hydrogen ions to follow back into the mitochondria without having to the phosphorylation and generating heat. तो इस प्रकार से वो अंदर जाके ATP सिंथेसिस नहीं होने देती है, और इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से एक अनकपलर एजेंट वैसे वर्क करती है। अब F0 और F1 में कैसे जा रहे हैं वो भी बताते हैं। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ F1 एंड F0 पार्टिकल। तो इस प्रकार से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में वो साइकिल ETS चलती रहेगी, और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस प्रकार से F1 और F0 से अंदर बाहर करेंगे और ATP सिंथेसिस होगा। ठीक है। तो बात करते हैं F1 और F0 सब यूनिट्स की कि ये क्या है इस स्ट्रक्चर का। तो F1 सब यूनिट्स की बात करते हैं। प्रोट्यूड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, प्रोट्यूड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लाइक दैट। ये अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जहां ATP सिंथेसिस। ठीक है। और F0 की बात करते हैं। हाइड्रोफोबिक सेगमेंट फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन्स, ये इनर मेम्ब्रेन्स में होगा और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइड्स में होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर जाएंगे और यहाँ ATP सिंथेसिस कंप्लीट होगा। F1 में F1 सब यूनिट्स की बात करते हैं। तो इट कंसिस्ट, तो F1 सब यूनिट्स का बताया कि प्रोट्यूड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स alpha 3 and beta 3 like that 1 2 and 3 is alpha and 3 molecules also be a beta. So it consists of 5 polypeptide chains alpha 3 and beta 3 arranged in an alternative hexameric ring. Both can be binded with nucleotides, and gamma and ellipsion make a central stalk that responsible for a rotation F1 subunits, and this is present in the gamma and ellipsions were responsible for the rotations. And बात करते हैं इधर, तो इट इज अ F0 subunits is a proton channel ऑफ अ ATP सिंथेसिस। तो ये F0 चैनल जो होते हैं वो प्रोटोन सिंथेसिस। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिंग कंप्राइजिंग 10 to 14 C सब यूनिट्स एंड अ सिंगल सब यूनिट। इस प्रकार से ये F1 में यहाँ ATP सिंथेसिस होएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ऐसे आएंगे,
तो इनर मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में F1 पार्टिकल है और ये F0 इधर है साइटोसॉल से, तो साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएंगे और यहाँ हेक्सामेरिक रिंग जो होगी ये एटीपी सिंथेसिस करेगी। ये मूविंग सेंट्रल यूनिट है गामा और इलिप्शन की, अल्फा एंड 3 की हेक्सामेरिक रिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। F1 सब यूनिट्स में मैंने बोला था 14C सब यूनिट्स होती हैं जो कि ये होती हैं, ठीक है। 0 and F1 subunits are connected by the central gamma ellipsion start, and an exterior column is consist of a 1 subunits and 2 beta subunits. A delta subunits is also, so this enzyme is consisted to functional component, the moving unit and the rotator unit that consists the C rings, and alpha and ellipsion star stationary unit or a stator composed with the remainder. ये यही बता रहा है कि एक्सटीरियर कॉलम में ये अल्फा और बीटा होंगे, सेंट्रल में ये डेल्टा और अल्फा सब यूनिट्स होंगे और ये रोटेटर में ए सब यूनिट्स होंगे। तो इसमें मूविंग और रोटेटर यूनिट ये दो इंपॉर्टेंट कॉलम, और यहाँ एटीपी सिंथेसिस होगा। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है, इनर मेम्ब्रेन है जहाँ ये साइकिल ऑपरेट हो रही है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो कि इनर साइटोसॉल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में आएंगे वो यहाँ से आएंगे, तो एटीपी सिंथेसिस होएगा। और मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है। वैसे मेरे सर ने, राजीव सर ने मुझे जैसा समझाया, मैंने पता नहीं उतना तो नहीं पर समझाने की कोशिश ज़रूर की है। आई होप सर मैंने अच्छे से किया हो। थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट नॉलेज फॉर अस मी एक्चुअली, एंड मैं भी दूसरों को ज्ञान दे ही रही हूँ। आई होप अच्छा निकले। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर मोर देन एंड सब्सक्राइब मोर देन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन, आई एम वेटिंग फॉर all good topics, and comment me if you problem any kind of zoology topics. I'm ready to solve that if I can. So thanks for watching my videos and thanks for being a part of my videos, and